अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजदगी वापस लेने का सोच रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अमेरिका के वजीर खारजा ने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान दिया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ईरान अमेरिका के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई कर सकता है? पंजाब में माली बेजाब्तगियों के हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के बजट और कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि आज के व्लॉग में उनके हवाले से भी गुफ्तगू करें। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के वजीर खारजा या जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, मार्को रूबियो साहब, उन्होंने ये कहा है कि जिन जिन ममालिक ने हमारी मजम्मत की है अंदर से वो हमारे साथ हैं, सिर्फ अपनी अवाम को खुश करने के लिए उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए हैं। अब पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है। पाकिस्तान यकीनन उन ममालिक में शामिल नहीं है जिन्होंने सिर्फ अवाम को खुश करने के लिए बयान दिया है, उन्होंने तो जेन्युइनली अमेरिका की मजम्मत की होगी। मैं तो यही समझता हूं हुकूमत पाकिस्तान ने तो जेन्युइनली अमेरिका को एक तरह से ललकारा है, उसकी मजम्मत की है। लेकिन मार्को रूबियो साहब ये कह रहे हैं। वैसे अगर आप माजी में देखें, माजी में अगर आप चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2013 24 अक्टूबर, ये सामने आप देख सकते हैं, खबर है बीबीसी की। सीक्रेट मेमोज शो पाकिस्तान इंडोर्स्ड यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स। ये खबर ये बता रही है कि जो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स करता था तो उस वक्त की हुकूमत को पता था और वो हुकूमत ऑन बोर्ड थी, उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। अगर मैं इस खबर की थोड़ी सी तफसील आपको पढ़ के सुनाऊं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसील है। ये 2013 की खबर है। सीक्रेट यूएस डॉक्यूमेंट्स रिवील दैट सीनियर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव फॉर ईयर्स नोन ऑफ एंड इंडोर्स्ड CIA ड्रोन स्ट्राइक्स एंड अमेरिकन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। ठीक है, द वॉशिंगटन पोस्ट सेड इट हैड ऑब्टेन्ड CIA डॉक्यूमेंट्स। वॉशिंगटन पोस्ट ने खुफिया डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए थे जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उस पर ऑन बोर्ड है, वो ऊपर से बात करते रहते हैं लेकिन अंदर से उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसी खबर के अंदर आगे लिखा हुआ है कि एनालिस्ट हैव लॉन्ग सस्पेक्टेड पाकिस्तान गेव टैसिट कंसेंट फॉर सच स्ट्राइक्स, यानी पाकिस्तान ने एक तरह से इजाजत दी हुई है। अच्छा, आगे इस खबर में नवाज शरीफ साहब का जिक्र है। वो कहते हैं, बीबीसी लिखता है कि पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ हैज पब्लिकली अर्ज्ड यूएस प्रेसिडेंट ओबामा टू हॉल्ट सच अटैक्स। आगे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कोट भी किया हुआ है। आई ऑल्सो ब्रॉट अप द इश्यू ऑफ ड्रोन्स इन आवर मीटिंग emphasizing the need for an end to such strikes, Mr. Sharif said after two met on Wednesday। अच्छा, इसी खबर के अंदर आगे विकीलीक्स का जिक्र भी है कि 2010 में जो विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट सामने आए थे, विकीलीक्स डॉक्यूमेंट सामने लेके आया था, उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत ऊपर से जो है तशवीश का इजहार कर रही थी लेकिन अंदर से जनाब वो कह रहे थे कोई मसला नहीं है, आप लोग ये करते रहे। इन अगस्त 2008 then Prime Minister Yusuf Raza Gilani is reported to have said, I don't care if they do it as long as they get the right people, we will protest in the National Assembly and then ignore it। उन्होंने कहा जी हम नेशनल असेंबली में प्रोटेस्ट करेंगे। ये बीबीसी बता रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि हम कौमी असेंबली में एहतजाज करेंगे लेकिन हमें कोई केयर नहीं है, वो करते हैं तो करते रहे, सही बंदों को मारते रहे। अच्छा जी, जब एबटाबाद में ऑपरेशन किया गया था और बिन लादेन को वहां पे टारगेट किया गया था अमेरिकन की जानिब से, उस हवाले से उस वक्त के जो सदर थे, सदर ओबामा, उनके एड मशीर, व्हाइट हाउस एड बेन रोड्स साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि जब जरदारी को ओबामा ने कॉल किया, ये सामने आप देख सकते हैं, आगे से जरदारी साहब ने कहा वट एवर द फॉल आउट, ही जरदारी टोल्ड ओबामा इट्स ए वेरी गुड न्यूज, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, गॉड बी विद यू एंड द पीपल ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा जी आपका अल्लाह हामी और नासिर हो, आपका और अमेरिका की आवाम का। ये जरदारी ने आगे से कहा था जो पाकिस्तान के सदर थे। ये एक सॉवरन मुल्क था, उसमें आके उन्होंने हमला किया और बाद में एबटाबाद कमीशन बना, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मुल्क का जो सदर था उसने ओबामा साहब को ये कहा था। ये वाइडली रिपोर्टेड चीज है जो किताबों के अंदर लोगों ने लिखी है, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर ये चीज रिपोर्ट हुई और माशाल्लाह दोबारा उन्हीं लोगों की हुकूमतें हैं। माशाल्लाह वही जरदारी साहब आपके दोबारा सदर हैं। और अब क्या ये हुकूमत सदर ट्रंप साहब से नोबेल पीस प्राइज की वापसी का मुतालबा करेगी? क्योंकि कल जो पाकिस्तान के अंदर हैं ईरान के सफीर, उन्होंने भी इसके ऊपर हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी एक अजीब और गरीब सी चीज है कि सदर ट्रंप को आप नामजद कर दें नोबेल पीस प्राइज के लिए।
और एक ऐसे हालात से जहां से हम गुजरे हैं, जो कुछ होता रहा गुज़िश्ता 1 साल के दौरान, जो कुछ गजा में हुआ, उसमें जो ट्रंप का किरदार है, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार है, वो पूरी दुनिया के सामने, इवन कि अमेरिका में भी कोई ट्रंप को इस वक्त नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने के बारे में नहीं सोच सकता। वहां पे भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन यहां पे माशाल्लाह हमारी हुकूमत ने कर दिया। कल एक हुकूमती जो शख्सियत से मैंने पूछा कि जनाब इस बारे में अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी फिलहाल तो हम कोई नहीं सोच रहे, जो हमने नामजद करना था वो हमने कर दिया, वो तो हमने इंडिया वाले मामले पे किया है, इस वाले मामले पे तो नहीं किया। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रंप साहब की नामजदगी का फैसला लेंगे। वैसे आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया है। हो सकता है कि ये जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठेगी और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब कह दें कि जनाब ट्रंप से हम ये नामजदगी की, जो हमने नामजदगी की है ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की, इससे हम दस्तबरदार हो रहे हैं, हम उनका नाम वापस ले रहे हैं, बल्कि अब उनकी हम जो है खुल के मजम्मत भी करेंगे। तो हो सकता है कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आए उसमें ये फैसला कर दें शहबाज शरीफ साहब कि जी अब मैंने ये फैसला किया कि अब ट्रंप को हम नामजद नहीं करेंगे और उनका नाम लेके उनकी मजम्मत भी कर दीजिए। और हो सकता है कि सारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्यादत जो है वो कोई ट्वीट्स वगैरह भी कर दे ट्रंप का नाम लेके। बहुत सारे सहाफी कह रहे हैं जी इमरान खान की ट्वीट नहीं आई अभी तक, वो उसने ये ट्वीट नहीं किया, उसने वो ट्वीट नहीं किया। तो इनमें से कितनों ने अभी तक ट्रंप का नाम लेके उसकी ट्वीट कर दी है और उसकी मजम्मत कर दी है। इन्होंने तो उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत। और माजी में ये ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से क्या कुछ कहते रहे वो मैंने आपको बता दिया कि वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। पर आज देखते हैं जनाब ये फैसला वापस होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस हुकूमती शख्सियत से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा जनाब ऐसा कोई फैसला नहीं होगा। पर मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की हुकूमत जो है कम से कम इस हमले के बाद ये फैसला जरूर करेगी कि उनकी नामजदगी का से वो दस्तबरदार हो जाएंगे। वैसे पिछले चंद दिनों के दौरान कुछ सहाफियों ने जो ज्ञान बांटा है, जो उन्होंने जो बातें की हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप को इस चीज पे कायल कर लिया, ईरान पे कभी हमला नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया, मेरे ख्याल में ऐसी सूरत कभी भी पाकिस्तान की सहाफत में नहीं रही होगी कि इतनी जल्दी जो है वो इवेंट्स, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए और ऐसा हुआ हो। मतलब कि एक रियासत का जो बयानिया वो ये नहीं होता, उसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी होती है कि एक दिन नोबेल पीस प्राइज का आप उनको नामजद कर रहे हैं, अगले दिन वो हमला कर देते हैं, साथ आप जो है मजम्मत की एक बयान जारी कर रहे हैं। तो रियासतों के ऐसे तो बयान ही नहीं होते, लोगों को पता होता है, रियासतों को पता होता है कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। विम्स के ऊपर फैसले तो नहीं होते ना कि इन साहब ने कह दिया जनाब क्योंकि वजीर आजम साहब को पसंद है तो उन्होंने ये फैसला कर दिया, सदर साहब को पसंद है तो उन्होंने ये फैसला कर दिया। रियासत एक मेच्योरिटी का मुजाहरा करती है। तो मेरे ख्याल में इस हालिया एपिसोड ने ये चीज शो की है कि कितनी लैक ऑफ डेप्थ है हमारी डिसीजन मेकिंग में, कितनी ज्यादा लैक ऑफ डेप्थ है कि हमें पता ही नहीं होता, बस विम्स के ऊपर फैसले होते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज 76 बरस के बाद हम जहां पे खड़े हैं उसमें एक चीज ये भी है कि हमारी वो जो डिसीजन मेकिंग है, हमारे जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो चंद बंदे बैठ के कर लेते हैं। उसमें इंस्टीट्यूशनल इनपुट, उसके अंदर सारी चीजों को देखना, उसके अंदर डेप्थ में जाना, वो चीजें हमें नजर नहीं आती। और ये फैसला जो है सबसे उसकी बेहतरीन मिसाल है। पर एनीवे सहाफियों ने बड़े बड़े दावे किए थे गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान और अब उन सारे मोजिज दोस्तों के जो है वो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। किसी ने कहा था कि जी ट्वीट्स कर दी थी कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, अब तो ट्रंप कभी हमला ही नहीं करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो सारे मेरे दोस्त उसी तरह मोजिज बन के अब आपके साथ नई खबरें शेयर कर रहे होंगे और इसके अंदर भी वो आपको बता रहे होंगे कि क्या बेहतरी है और कैसे इसके अंदर जो है हमारा और ज्यादा फायदा हो गया। अच्छा जी, अब ईरान किस किस्म की कार्रवाई कर सकता है अमेरिका के खिलाफ? एक चीज जो सामने आ रही है कि ईरान अमेरिका के अड्डों को निशाने बना सकता है। किधर मशरक वुस्ता के अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं, उसके अलावा ये चीज कल जो ईरान के सफीर हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ये कही कि ईरान खित्ते के अंदर अमेरिका के अड्डों को भी निशाना बना सकता है। इसराइल का तो हम निशाना बना ही रहे हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि खित्ते में अमेरिका के अड्डे कहां पे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया और ये बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसमें जो सुर्ख निशान के डॉट्स हैं, ये वो डॉट्स हैं जहां पे अमेरिका के फौजी अड्डे जो तकरीबन 15 साल या उससे ज्यादा अरसे से इस जगह पे अमेरिका का फौजी अड्डा है। ये वो डॉट्स उस जगह को इंडिकेट करते हैं। जो आपके एक तरह से एम्बर या ऑरेंज
डॉट्स हैं वो दूसरे ममालिक में जो फौजी तनसीबात हैं जिनको अमरीकी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अड्डे के तौर पे, वो उस चीज की निशानदेही करती है, वो जो ऑरेंज या फिर आप उसको एम्बर जो निशान है वो, और जो ब्लू एक तरह से ट्रायंगल है वो अमेरिका की जो बहरी मौजूदगी है उसका हवाला देती है। अब अगर आप इस नक्शे को देखें जिसको बीबीसी ने शेयर किया है, अमेरिका के 15 साल से ज्यादा तकरीबन 5 अड्डे कुवैत में हैं, 5 अड्डे कुवैत में हैं। उसके अलावा बहरेन में अमेरिका का अड्डा है, उसके अलावा उधर दीगर तनसीबात भी इस्तेमाल करता है अमेरिका। फिर कतर में अमेरिका का अड्डा है, यूएई में अमेरिका का अड्डा भी है, और अड्डे के साथ साथ जो उधर यूएई की अपनी फौजी तनसीबात हैं उनमें से भी कुछ को वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ओमान में भी उनके फौजी मौजूद हैं, ओमान की जो फौजी तनसीबात हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं। यानी जिन ममालिक की फौजी तनसीबात में अमरीकी फौजी मौजूद हैं और तैनात हैं। इसी तरह अगर आप सऊदी अरब को देख लें तो सऊदी अरब के अंदर भी अमरीकी फौजी मौजूद हैं, वहां पे तैनात हैं। इसी तरह आप लबनान के अंदर देख लें, उर्दन में देख लें, इराक में देख लें, शाम में देख लें, तुर्की, जी हाँ जी, तुर्की जो तैयब उर्दगान साहब तुर्की वाले खलीफा जो बनना चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा के, तैयब उर्दगान साहब तुर्की में 2 फौजी अड्डे हैं जनाब अमेरिका के। इसी तरीके से दीगर जो ममालिक हैं, इसराइल के अंदर कोई अमरीकी फौजी अड्डा नहीं है। आगे पीछे जितने ममालिक हैं वहां पे फौजी अड्डे, शायद किसी तंसीब में कोई थोड़े बहुत फौजी वहां पे तैनात हो। एनीवे मिस्र में बिल्कुल उनके फौजी तैनात हैं, मिस्र के अंदर भी। इसी तरीके से फिर आगे आप साइप्रस में उनके फौजी तैनात हैं, फिर थोड़ा दूर चले जाएं तो उधर भी उनके अड्डे हैं। फिर इसी एरिया के अंदर उनकी नेवी भी तैनात है। जो ओमान है, ओमान के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे भी उनके फौजी हैं। तो ये वो सारी जगह हैं जिनको ईरान टारगेट कर सकता है। लेकिन इशू ये है कि ये सारे मुसलमान ममालिक हैं। अगर इन पे हमला करेंगे तो वो कहेंगे कि जी ईरान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारा तो कोई अड्डा इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ये मानने वाली बात तो नहीं है। जिधर जिधर अमरीकी हैं वो इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे होंगे, वो सारी सपोर्ट भी दे रहे होंगे, तो ये सारी चीजें ही इस्तेमाल हुई ना ईरान के खिलाफ। तो अब देख लें कि कैसे ईरान को एक तरह से पूरा आगे शील्ड बनाई हुई है अमरीकी अड्डों की, अमरीकी जो फौजियों की, जिधर जिधर उनके लोग तैनात हैं, और उसमें सारे मुसलमान ममालिक शामिल हैं जो आगे पीछे ईरान के साथ हैं। तो अब ईरान इन जगहों को टारगेट कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इनको टारगेट करेगा, क्योंकि फिर वही बात होगी कि जी आपने हमारे मुल्क को टारगेट कर दिया, हमारे मुल्क में आपने क्यों अमरीकियों को टारगेट किया। अब फिर ईरान क्या कर सकता है, फिर वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दीगर जगहों पे अटैक्स वगैरह करा सकता है। लेकिन फिलहाल लगता ऐसे है कि शायद ईरान कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि वो इसराइल के ऊपर हमला करे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान के अंदर इस पर मुशावरत भी हो रही है। जिस तरह कल ईरानी सफीर ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये सारे अड्डे जो हैं हमारे निशाने पे हैं और इनमें से किसी भी अड्डे को हम निशाना बना सकते हैं। उसके अलावा वहां पे हुती जो है वो निशाना बना सकते हैं, हिजबुल्लाह भी है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके के अटैक्स किए गए हैं ईरान के ऊपर, ऑल्दो कि ईरान कहता है कि उनका तमाम जौहरी मवाद महफूज है, उनको पहले ही पता चल गया था। उन्होंने वो जितनी उनकी बिल्डिंग्स थी, जो रिएक्टर्स थे, उन सब में रेत भर दी थी, उनको मिट्टी से भर दिया था और उसके बाद सामान वहां से मूव कर दिया था और उसको महफूज जगह पे पहुंचा दिया है। और मेरे ख्याल में अमेरिका को भी शायद इस चीज का पता हो, इसलिए उन्होंने उस चीज के ऊपर हमला किया। इसलिए कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि अंदर जौहरी मुआद हो और अमेरिका मिसाइल मार दे, तो उससे तो फिर जो ताबकारी होगी उससे जो इलाके में, खित्ते में अमेरिका के अपने फौजी मौजूद हैं माशाल्लाह मुसलमान ममालिक में, वो भी मुतासिर हो सकते थे। तो मुसलमान ममालिक का उनको ख्याल हो या ना हो, अपने फौजी अड्डों का तो उनको ख्याल है, तो इसलिए वो ताबकारी यकीनन नहीं फैलाना चाहते होंगे। तो उनको भी पता होगा कि इन्होंने अपना सामान वगैरह यहां से निकाल लिया है और रेत वगैरह अंदर भर दी है, तो उनके ऊपर फिर अमेरिका ने मिसाइल हमले किए। तो ये अगले आने वाले कुछ दिनों में, घंटों में सिचुएशन क्लियर होती जाएगी, पता चल जाएगा कि ईरान का किस किस्म का रिस्पांस है। लेकिन इसराइल के ऊपर जो उसके हमले हैं वो जारी रहेंगे। अच्छा, एक भारतीय सहाफी आप उनको कह लें, कमेंटेटर कह लें, वो पहले गौरव आर्या साहब के साथ काफी ज्यादा आते होते थे, टीवी प्रोग्राम्स में भी आते थे। वो ये कह रहे हैं, सो एज आई सेड, वैभव सिंह साहब उनका नाम है, पाकिस्तानी एयर स्पेस वॉज यूज्ड बाय United States to bomb Iranian nuclear sites. Afghan intelligence has confirmed this. There will be serious repercussions for Pakistan in coming days. वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था
अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस ने भी उसको जो है वो उसका तस्दीक कर दी है। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा है, टू ग्रेट इंटेल नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड, अफगान एंड इंडिया, माशाल्लाह, जिनको अपने देश का भी सही से नहीं पता वो अमेरिका के अटैक के रूट ट्रैक करके बैठ गए। मतलब फवाद चौधरी साहब उनकी एक तरह से ठट्ठे ले रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे ये लिखते शर्म भी नहीं आई आपको? मतलब कि अब वो इंडियन कह रहे हैं कि जी अफगान इंटेलिजेंस ने कंफर्म कर दिया है, और जिस तरह मैं कह रहा था और अब अफगान इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म कर दिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आपकी अपनी इंटेलिजेंस की हालत ये है कि पहलगाम में जो हमला हुआ अभी तक बंदे वो आपसे पकड़े नहीं गए, आप जो कहते हैं, और इसी वजह से फिर पाकिस्तान कहता है कि जनाब वो उसमें तो कोई फॉल्स फ्लैग वगैरह का इश्यू था, और बाकी वहां पे जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस और आपने कंफर्म कर दिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि ना इसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, ना इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। अगर इंडिया से आते तो आगे पाकिस्तान आता है, फिर पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल होती। तो जो इस तरफ से तैयारी आए थे वो पूरा मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया था। अमेरिकन ने जो उसका फ्लाइट पाथ शो किया है वो बिल्कुल वाजे है कि वो किन किन ममालिक से आए थे। वो अमेरिका की तरफ से और मशरक वुस्ता की तरफ से आए थे, और पाकिस्तान ने तो ईरान के बाद आना था, पहले ही अटैक हो गया था। पर एनीवे इंडियन आपको पता है कि वो इस तरह का ज्ञान बांटने से तो बाज नहीं आते, तो वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। अच्छा जी, पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज सामने आई है कि 10 खरब रुपए की माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। जंग ने इसको रिपोर्ट किया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024-25 की रिपोर्ट में पंजाब की हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से जायद संगीन बेजाब्तगियों का जिक्र किया, जिनमें फ्रॉड है, रकम का गलत इस्तेमाल है, खरीदारी है, बैंकों के अंदर पैसा रखवाना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया है इस ऑडिट रिपोर्ट में। अब देखते हैं कि मजीद इसकी क्या तफसील सामने आती है। ऑडिट रिपोर्ट में सम टाइम बाद में चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये नहीं होता कि ये सारा पैसा करप्शन में लग गया, लेकिन सम टाइम वो एक अच्छी आपको इंडिकेशन दे देता है कि गवर्नेंस का वहां पे क्या मेयार है, कैसी गवर्नेंस है, किस तरीके से सूबे को चलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी स्टोरी बन सकती है आने वाले दिनों में, अगर इसके अंदर कोई ऐसा स्कैंडल आ गया जहां पे ये चीज साबित हो गई कि माली बेजाब्तगी नहीं हुई है बल्कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल करप्शन हुई है। फिलहाल तो ये बेजाब्तगियां सामने आई हैं, देखते हैं कि आगे अगर कोई चीज सामने आती है या नहीं आती है। इसलिए कि पंजाब के हवाले से तो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि वहां पे तो इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन गवर्नेंस हो रही है, और उससे अच्छी गवर्नेंस तो कहीं पे हो नहीं रही। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट है उसका मसला बना हुआ है। पहले कहा गया कि इमरान खान की मर्जी के बगैर बजट पेश नहीं किया जाएगा जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी, फिर वो बजट पेश कर दिया गया। फिर कहा गया कि जब तक इमरान खान साहब मंजूर नहीं करेंगे तो बजट की हम मंजूरी नहीं देंगे। अब ये कह रहे हैं, ये पीटीआई ये कह रही है कि जी हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है। ऑल्दो के मशाल यूसुफजई ने कल ट्वीट किया हुआ था कि मैं पॉलिटिकल कमेटी में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, ये चीज तो कोई डिस्कस नहीं हुई, हमारे साथ तो किसी ने ये चीज शेयर नहीं की। लेकिन अब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि क्योंकि अगर बजट पास ना हुआ तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, असेंबली को खत्म किया जा सकता है, हमारी हुकूमत को खत्म किया जा सकता है, लिहाजा हम ये बजट पास कर देंगे मशरूत, और बाद में फिर इमरान खान साहब से बात कर लेंगे। तो इसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये तो माइनस इमरान खान फार्मूला है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये आईनी और कानूनी तकाजा है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब देखते हैं कि जनाब ये चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। दूसरी जानिब जनाब आज लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के हवाले से 8 मुकदमात में जो इमरान खान साहब ने जमानत अप्लाई की हुई है उस मुकदमे की समाअत होगी, और प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज दलाइल दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर क्या सबूत पेश करते हैं। कोई पुलिस वाला नीचे बैठा हुआ था टेबल के, या कोई इधर से चीज का पता चला या उधर से चीज का पता चला। पहले तो हुकूमत दावे करती थी नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, लेकिन अब तक जो आला अदलिया में शवाहिद पेश किए गए हैं वो काफी हद तक मुज़ायका खेज हैं, और वो स्टैंड नहीं कर सके। जिस तरह के दावे थे वैसे शवाहिद अब तक हमें नजर नहीं आए। पर देखते हैं जनाब आज प्रोसिक्यूटर साहब वहां पे क्या शवाहिद पेश करते हैं। आखिर में एक छोटी सी खबर जनाब, ये डोमेस्कस से शाम से खबर है कि वहां पे खुदकुश हमला हुआ है चर्च पे, जिसमें 20 से ज्यादा अमवात हुई हैं। अब ये शाम एक पुरअमन मुल्क था, वहां पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे,
उसमें मुसलमान भी थे, उसमें डिफरेंट जो फिरकों के लोग भी रहते थे। ऑल्दो कि एक डिक्टेटर था वहां पे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं था, लेकिन माइनॉरिटीज भी वहां पे सुकून से रह रही थी। जी हमने देखा है, इसी किस्म की सूरत हाल हमने देखी कि जब इराक पे जमहूरियत नाफिज की गई अमेरिका और इत्तेहादियों की जानिब से, उसके बाद वहां पे जो खुदकुश बमों की एक पूरी लंबी जनाब तारीख शुरू हुई। चर्चेस को टारगेट किया गया, माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, लोग मुल्क छोड़ के चले गए। शाम से कई लाख लोग इस वक्त जो है यूरोप में दरबदर हुए हैं, लेकिन वहां पे एक नई हुकूमत इंस्टॉल कर दी गई है। और अब हम देख रहे हैं कि वही अनफॉर्चुनेट जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो गया है कि अब शाम के अंदर भी क्रिश्चियंस को, दीगर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जनाब जिन लोगों ने हमला किया इनका ताल्लुक दाइश से है, और इस किस्म की खबर आ रही है जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसी शाम के बॉर्डर के साथ इसराइल है, इनमें से जो मुजाहिद आके फट रहे हैं चर्चों के अंदर, इधर शाम के अंदर, वो उधर कोई इसराइल की तरफ कोई नहीं गया। मतलब ये आप खुद सोचे ना कि एक गोली भी इसराइल की तरफ नहीं चलती है शाम से, लेकिन अपने लोगों को मारा जा रहा है, अपने लोगों के ऊपर ये जुल्म वहां पे किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे जो नई हुकूमत कायम की गई है वो कितनी एंटी इजराइल है, या उसको लाने का मकसद वहां पे क्या था। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।